तो जस्ट जो भी हमारा नोट्स है उस नोट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करना है। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 4, आर्यन निकालो पेज नंबर 4। मतलब क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आप फॉल्ट कर सकते हो, क्या क्या आप एरर कर सकते हो, वो सब डिस्कस करेंगे और कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बोलेगा। देखो पेज नंबर 4 पर क्या क्या है, और ज्यादातर मेरा ही रहेगा बोलना इसमें कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए पीओपी एंड डबल ओपी में। जिसमें की पॉइंट है कि इसके एग्जांपल्स, जैसे डबल ओपी का एग्जांपल सी प्लस प्लस जावा है और पीओपी के एग्जांपल्स में आलगोल कोबोल बेसिक पास्कल ये आ जाएगा। ओके। और यहाँ एक की पॉइंट ये है कि इसका जो अप्रोचेस हैं टॉप, हाँ, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। जो पीओपी है मतलब इसमें जो पुराना लैंग्वेज है वो कौन सा है और न्यू वन कौन सा है। डबल ओपी न्यू है और पीओपी पुराना है। तो जो पुराना वाला है वो काम कैसे करता है, ऊपर से नीचे न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग। और जो डबल ओपी है वो नीचे से ऊपर जाएगा, बॉटम अप अप्रोच फॉलो करेगा। साथ में जो भी आपके इसके फीचर्स हैं, ऊप के फीचर्स, पॉलीमॉर्फिज्म हुआ, इनहेरिटेंस हुआ, डेटा हाइडिंग हुआ, एक्सेस स्पेसिफायर हुआ, वो यूज नहीं होता पीओपी में, डबल ओपी में यूज होता है। तो लिमिटेशन एंड एडवांटेजेस आप ये नोट्स में से कवर हो जाएगा। यहाँ क्लास का डेफिनेशन में अब लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आज के बाद तो अब केवल आपको ही पढ़ना है या नहीं। ठीक है। तो क्या है क्लास का डेफिनेशन, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन विच डेटा मेंबर फंक्शंस कंबाइन टुगेदर। राइट। तो इसमें जो डेटा मेंबर हैं और मेंबर फंक्शंस हैं वो कंबाइंड रहेंगे। और इसी को हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। फिर इसमें 3 एक्सेस स्पेसिफायर आ जाएंगे, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। सर डिफॉल्ट पब्लिक सेम होता है। हाँ, डिफॉल्ट एंड पब्लिक सेम रहेगा। अगर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है उसका समझ जाइए वो क्या है, पब्लिक है। हाँ। और क्लास बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है, न्यू न्यू कीवर्ड यूज होता है। राइट। और अगर क्लास के अंदर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया है उसे हम एज्यूम करेंगे एज अ पब्लिक, तो डिफॉल्ट पब्लिक माना जाएगा। तो पेज नंबर 5 पर है अभी हम, पेज नंबर 5। ठीक है। तो यहाँ पर प्राइवेट एंड पब्लिक के बारे में पता चल गया आपको। पब्लिक का मतलब सब जगह एक्सेसिबल होगा और प्राइवेट का मतलब केवल उसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर ही एक्सेस होगा और कहीं एक्सेस नहीं होगा। और प्रोटेक्टेड का मतलब इनहेरिटेंस में अगर रिलेटेड क्लास है, जैसे ही अगर हम आते हैं रिलेटेड क्लास में तो प्रोटेक्टेड आ जाएगा, अगर आप रिलेटेड क्लास में जाओगे तो उसमें प्रोटेक्टेड आ जाएगा। बस इतना याद रखिए। फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन है, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएशन पूरा 1 ईयर में हमने काफी किया है। तो इसका सिंटेक्स आएगा क्या, क्लास नेम ऑब्जेक्ट इक्वल न्यू क्लास। राइट। तो एक क्वेश्चन तो आना ही है क्वेश्चन 2 में। एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को डाउट है ऑब्जेक्ट क्रिएशन में, मतलब कल 2 मार्क्स का ऑब्जेक्ट क्रिएशन आना ही आना है और 15 मार्क्स में भी ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन आपकी हेल्प करेगा। राइट।
जब पैरामीटर्स कंसिडर करते हैं हम लोग दो दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट? और दूसरे वाले में हम लोग को पास करते हैं। क्या? जब पैरामीटर्स कंसिडर होता है तो हम लोग दो दो बनाते हैं और सेकंड वाले में हम लोग पास करते हैं, राइट? हाँ हाँ राइट। जब पैरामीटर कंस्ट्रक्टर होगा तो दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। वो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में मैं बताऊंगा किस टाइप से होगा। हाँ, तो यहाँ पर दूसरा की पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है? न्यू कीवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड आपको समझना, न्यू कीवर्ड का रूल क्या है? राइट। एंड देन अगेन डेटा एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन। बातें मत करो हमजा। राइट। प्रिंसिपल ऑफ ऊप एंड देयर बेनिफिट। तो एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म अच्छे से याद कर लो। इनहेरिटेंस एनकैप्सुलेशन क्लियर ही है। हाँ बता रहा हूँ ना। अब इसमें एक चीज और याद रखो, जैसे अगर मेरी डेफिनेशन की बेसिस पर जाओगे, इसमें थोड़ा सा और हम ऐड कर सकते हैं पॉली एंड मॉप। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो, पॉली एंड मॉप। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉप का मतलब होता है फॉर्म, मतलब मल्टीपल फॉर्म। और जो भी डाउट्स होंगे, पहले मैं क्या करने वाला हूं, अपने नोट्स को पूरा रिकैप करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। उसके बाद डाउट सेशन रखूंगा मैं, ठीक है? अभी बीच बीच में कोई डाउट, जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड आप डाउट पूछोगे। जो चीज चल रहा है उसी से रिलेटेड हम डाउट पूछने वाले हैं, ठीक है? और बाकी का आप क्या करने वाले हो, बीच में जो भी डाउट्स हैं वो ये पूरा नोट्स कवर होने के बाद क्लियर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल में क्या आ जाएगा? फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। और इनहेरिटेंस जब भी वर्ड आएगा तो समझ जाइए वहां पर टू क्लासेस हैं, और इनहेरिटेंस में ही हम कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं? प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो ये कल के लिए याद रखना है। फिर एक पॉइंट आ जाता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, तो ये पॉइंट भी क्लियर है, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। हाँ, जो आप डाउट पूछ सकते हो, जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? वो चीज आप ध्यान रखिए। देन डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। हो जाएगा। क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लास डज नॉट एग्जिस्ट इन अ कंप्यूटर मेमोरी, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन अ कंप्यूटर मेमोरी। केवल ये 2 पॉइंट्स आप याद रखिए। इसके बाद ये वाला जो पेज है उसे आप स्किप कर सकते हो, ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, एग्जाम में नहीं आएगा। फिर यहाँ पर आ जाता है जावा क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है? हाई लेवल जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, लिखा है ऊपर, ये देखो क्या है। हाँ ओके। किस कंपनी में ये, दिस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, और ये किस कंपनी में डेवलप हुआ? सन माइक्रो सिस्टम्स। किसने डेवलप किया? किस ईयर में हुआ? पूछ सकते हैं। एंड ये सपोर्ट करता है पीओपी या डबल ओपी? ये ओनली डबल ओपी। इसका फुल फॉर्म क्या है डबल ओपी का? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ये है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों ये डिफरेंट ट्रीट करता है, ठीक है? और इसका जो ओल्ड नेम है वो क्या है? ओक इज अ ओल्ड नेम, ठीक है? एंड फिर यहाँ पर आ जाएगा ऑर्डिनरी कंपाइलर एंड जावा कंपाइलर। ऑर्डिनरी कंपाइलर केवल सोर्स कोड को मशीन कोड में डायरेक्टली कन्वर्ट करता है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो। और जावा कंपाइलर क्या करेगा? पहले जावा कंपाइलर कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में, और जेवीएम कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। तो जेवीएम भी क्लियर हो गया और कंपाइलर भी क्लियर हो गया, और इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन होता है।
मतलब कंपाइलर एक साथ कर देगा पूरा होल कोड को और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करेगा, बस इतना याद रखिए। और जेवीएम बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। वोरा का फुल फॉर्म है राइट वंस रन एनीवेयर, कि एक बार लिखो उसे आप अलग अलग जगह पर उसे यूज कर सकते हो, राइट वंस रन एनीवेयर। ओके, तो जावा ये प्रोवाइड करता है कि अगर आपने इसे एक बार कोड कर लिया, आप फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसे यूज कर सकते हो। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओप्स आ जाएगा, या जावा फीचर्स हम बोल सकते हैं। डबल ओपी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हो, ठीक है। और कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड, आप दोनों काम कर सकते हो, यहाँ कंपाइल भी कर सकते हो और इंटरप्रेट भी कर सकते हो। इंटरप्रेट का मतलब लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन। और सिंपल तो है ही है ये लैंग्वेज। नाउ अगर एग्जाम में आता है टू टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम, तो टू टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम क्या है यहाँ पर? टू टाइप्स में क्या क्या आ रहा है? जावा एप्लेट आ रहा है, राइट। तो ये याद रखिए। फिर आ जाता है बाइट कोड। बाइट कोड क्या है? ना तो मशीन कोड है ना ही सोर्स कोड है। सोर्स कोड का मतलब क्या होता है? जो हम खुद लिखते हैं वो सोर्स कोड है, और मशीन कोड का मतलब 0101। इन दोनों के बीच में जो एक कोड आता है बाइट कोड, वो बाइट कोड होता है। ओके, फिर एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म याद रखो ओनली। और इट इज अ जावा लाइब्रेरी विद प्री रिटन क्लासेस। जैसे आपका स्कैनर है, वो क्या है? प्री रिटन क्लास है जो प्रोग्रामिंग को इजी कर देता है। जेडीके का फुल फॉर्म क्या? स्कैनर हमारा प्री रिटन क्लास है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्लास बोल सकते हैं। डेराइव तो ज्यादातर सब सिस्टम से ही डेराइव्ड है। हाँ, डेराइव भी बोल सकते हैं, और प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड क्लास एंड डेराइव्ड क्लास, क्योंकि किसी ना किसी का वो पेरेंट है ही है। और जेडीके, जेडीके का फुल फॉर्म जावा डेवलपमेंट किट। और आईडीई, यहाँ पर स्पेशली आप याद रखिए एक और पॉइंट, वो क्या है? आईडीई। ये जो ब्लूजे है वो आईडीई का एग्जाम्पल है। आईडीई का एग्जाम्पल आया तो आपको क्या लिखना है? ब्लूजे। क्योंकि ब्लूजे से रिलेटेड ये बहुत बेसिक, कभी कभी क्या होता है बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर एग्जाम्पल पूछ लिया व्हाट्स अ एग्जाम्पल ऑफ आईडीई, तो आपको क्या लिखना है? ब्लूजे। आप पूरा 1 ईयर से ब्लूजे करते आ रहे हो और आईडी का एग्जाम्पल पूछा जाएगा और आप वही नहीं कर पाओगे, जहां तक मुझे लगता है। है या नहीं ऐसा? और इसका फुल फॉर्म, भाई आर्यन इधर देख लो, थोड़ा सा अपनी आंखों का यूज करो। यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, है या नहीं? आर्यन आंद्रे, फुल फॉर्म बताओ। तो दोबारा बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, फिर सर ये तो इसमें ब्लूजे और जावा में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ब्लूजे एंड जावा में डिफरेंस क्या समझ में आया? जावा एक्चुअल जावा लैंग्वेज है जो हम ब्लूजे मीडिएटर की तरफ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ब्लूजे जावा नहीं है और जावा ब्लूजे नहीं है, ये याद रखिए। जावा ब्लूजे नहीं है, ब्लूजे जावा नहीं है। तो ब्लूजे क्या है? ब्लूजे एक एडिटर है जो जावा सॉफ्टवेयर को रन करने में हेल्प कर रहा है। ओके सर, फिर हाँ, source code is what the programmer writes, then what bytecode और compiler code में क्या difference है? बाइट, देखो सोर्स कोड और बाइट कोड में डिफरेंस क्या है समझो। सोर्स कोड एंड बाइट कोड में डिफरेंस क्या है? सोर्स कोड जो हमने लिखा इंग्लिश लैंग्वेज में वो सोर्स कोड हो गया। कंपाइलर क्या करेगा? उसे बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन बाइट कोड ना तो हम समझ पाएंगे ना ही मशीन समझ पाएगी। तो जेवीएम क्या करेगा? उस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि वो मशीन समझ सकती है और फिर हमें वो रिप्लाई कर सकते हैं। केवल इतना याद रखना है ना। इससे फायदा क्या है? बाइट कोड का फायदा क्या है? व्हाट्स एडवांटेज टू क्रिएट बाइट कोड? बिकॉज जो अदर लैंग्वेजेस है वो बाइट कोड नहीं बनाते, वो सीधा मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जावा बाइट कोड बनाता है। तो क्या डिफरेंस है बाइट कोड में? बाइट कोड, इससे सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है ओनली।
कि अगर मैं कोई मैसेज पास कर रहा हूँ आर्यन को या विधि को या किसी और पर्सन को, डायरेक्ट मैसेज पास किया तो कोई दूसरा बंदा सुन रहा है तो मैसेज हैक हो जाएगा, मतलब एक तरह से उसे पता चल जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। लेकिन मैंने पासवर्ड टाइप बताया या कोई हिंट टाइप बताया तो सामने वाले पर्सन को नहीं पता चलेगा। जो हिंट है वही बाइट कोड समझ लीजिए इसे, ओके, कि सामने वाला पर्सन ना समझ पाए। तो इससे क्या हो रहा है, बाइट कोड से सिक्योरिटी इंक्रीज हो रही है ऑनली। अब कैरेक्टर सेट्स में क्या आएगा, देखो कैरेक्टर सेट्स क्या क्या है, लेटर है, डिजिट है, ऑपरेटर एंड डिलिमीटर। तो इसमें आपको ऑपरेटर पता है, डिजिट पता है एंड लेटर्स पता है। क्यों आप अपनी बुक नहीं लेके आए हो? वो नहीं लिखा क्यों? सर, भूल गया सर, एक्चुअली पढ़ते पढ़ते सर वाइट पे टेबल पे भूल गया। वेरी गुड। तो बातें मत करो और इधर फोकस करो कि यहाँ पर हम क्या क्या कर रहे हैं। तो कैरेक्टर्स में क्या है, लेटर है, डिजिट है, ऑपरेटर है, डिलिमीटर। ऑपरेटर आपको पता है, डिजिट भी पता है, लेटर भी पता है, लेकिन जो आप भूल सकते हो डिलिमीटर्स भूल सकते हो। उसके एग्जांपल्स याद कर लो अच्छे से, क्योंकि कल अगर एग्जांपल्स आता है कि चूज ऑड वन आउट या फिर, तो आपको यहाँ पर ये हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या क्या है एग्जांपल्स में एक बार बताओ। सेमीकोलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, डॉट, ऑल ब्रैकेट्स, ये डिलिमीटर्स में आ जाएंगे। सेपरेटर्स को मिला के डिलिमीटर्स बनते हैं, राइट? यस, पंक्चुएटर एंड सेपरेटर्स को मिलाकर डिलिमीटर्स हम बोल सकते हैं। तो इन्हीं में आप फिल्टर कर सकते हो कि कौन सा सेपरेटर है और कौन सा पंक्चुएटर है। तो जितने भी ब्रैकेट्स आ जाते हैं वो सेपरेटर्स में आ जाते हैं, और कॉमा एंड ब्रैकेट वो तो हो गया हमारा सेपरेटर, और बाकी का सब पंक्चुएटर। हाँ सर, आवाज नहीं आ रहा है, हाँ बोलो। मुझे डाउट था कि क्वेश्चन मार्क वाला सिंबल ऑपरेटर भी हो सकता है क्या? टर्नरी ऑपरेटर में यूज होता है ना? कौन सा वाला? क्वेश्चन मार्क। हाँ, क्वेश्चन मार्क सिंगल क्वेश्चन मार्क होगा। अब देखो ये जो सिंगल, अगर हम उसे एज अ सिंगल लेंगे तो वो पंक्चुएटर की तरह काम करेगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन ले लिया तो वो काम करेगा कैसा, टर्नरी ऑपरेटर की तरह। वैसे क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट करो। मैं पूछ रहा था कि क्वेश्चन मार्क एक ऑपरेटर है या नहीं? है, ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। ओनली क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर टर्नरी नहीं है, ऑपरेटर में क्वेश्चन, भी यूज हाँ होता है ना? क्वेश्चन मार्क कॉलन दोनों को मिलाकर एक ऑपरेटर बनेगा। मतलब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर होता है या नहीं, तो ओनली क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन मार्क विद कॉलन। क्वेश्चन मार्क विद कॉलन इज अ ऑपरेटर। और ये किस कैटेगरी में आएगा, टर्नरी ऑपरेटर की कैटेगरी। टर्नरी में क्यों आएगा, क्यों आएगा ये टर्नरी में? वाह नहीं नहीं, मतलब इसको टर्नरी ऑपरेटर क्यों बोलते हैं? नहीं नहीं सर, इफ कंडीशन का ये सर भाई बाइनरी ऑपरेटर को हम बाइनरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 2 ऑपरेंड्स होते हैं। यूनरी को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 1 ऑपरेंड होता है। तो टर्नरी को टर्नरी क्यों बोलेंगे? खत्म कहानी। क्या कर रहे हो? और ऑपरेंड क्या होता है, ए प्लस बी में ऑपरेंड क्या है? वाह, ऑपरेंड ए प्लस बी में, ए प्लस बी में ऑपरेंड होगा ए और बी, प्लस इज ऑपरेटर। क्लियर है? हाँ अस्तित्व, क्या हुआ आप गलत गलत क्यों बोल रहे? नहीं सर, श्योर नहीं। हाँ अभी क्लियर हो गया ना, ऑपरेंड एंड ऑपरेटर क्लियर हो गया। ए प्लस बी में या फिर हम यहाँ पर ये देख लेते हैं, अगर मैंने आपको एक लाइन दी, अगर मैं ये लिखता हूं C इज इक्वल टू ए प्लस बी, अब इसमें कितने ऑपरेटर हैं? इज इक्वल टू एन प्लस 2 ऑपरेटर, एंड ऑपरेंड कितने हैं? 3 ऑपरेंड हैं। अब यहाँ 3 ऑपरेंड है, इसका मतलब ये नहीं ये टर्नरी ऑपरेटर हो जाएगा। यहाँ 2 ऑपरेंड है इसलिए 3 ऑपरेटर, सॉरी 2 ऑपरेटर है इसलिए 3 ऑपरेंड है। हमें केवल राइट हैंड साइड देखना होता है। इक्वल टू के राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो एक ऑपरेटर कितने वेरिएबल्स को यूज कर रहा है, कितने ऑपरेंड्स को यूज कर रहा है, उसके बेसिस पर उसका नाम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो प्लस है वो कितने वेरिएबल्स पर ऑपरेट हो रहा है? 2 वेरिएबल्स पर, इसलिए प्लस क्या है यहाँ पर? ऑपरेटर यूनरी है या बाइनरी ऑपरेटर है?
बाइनरी ऑपरेटर है। यहाँ पर जो प्लस है, अभी के लिए जो प्लस है वो बाइनरी ऑपरेटर है, लेकिन जैसे ही ए ने इसका हाथ छोड़ दिया, सोचो ए चला गया गांव, तो अब जो प्लस है वो कौन सा ऑपरेटर बन गया? यूनरी ऑपरेटर बन गया। C इक्वल टू प्लस बी करोगे, अब ये थोड़ा डिफरेंट एंगल से मैंने बता दिया, ये समझो, इस टाइप से मैंने नहीं बताया था पहले। तो अगर प्लस बी है तो अब ये प्लस कौन सा बन गया? यूनरी ऑपरेटर बन गया। आर्यन 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 क्या चल रहा है? लाओ अपना फोन दो मुझे। अच्छा फोन में पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे दो दो जगह पर मैं क्लास ले रहा हूँ फिर भी। ओके, यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई, यूनरी बाइनरी टर्नरी अभी आएगा, आने से पहले ही हमने उसको खत्म कर लिया। अब प्रॉब्लम ये आती है, हमें प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव पता होता है, लेकिन उसके जो सिनोनिम्स हैं जैसे फंडामेंटल, प्राइमरी और सेकेंडरी, यूजर डिफाइंड, नॉन प्रिमिटिव में सेकेंडरी आ जाएगा यूजर। हाँ थोड़ा सा वाईफाई डिसबैलेंस हो गया था। हाँ आवाज आ रहा है अभी? यस सर। तो अभी हमें ये समझना है, क्योंकि देखो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको डील करना ही पड़ेगा। डेटा टाइप से रिलेटेड आपको डील करना पड़ेगा। डेटा टाइप्स में आपके 2 टाइप्स आ जाएंगे, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, ये तो पता ही है। लेकिन प्रिमिटिव का फंडामेंटल और प्राइमरी, ये 3 नाम एक्स्ट्रा याद रखने हैं। और नॉन प्रिमिटिव में ज्यादा नाम है। नॉन प्रिमिटिव, यूजर डिफाइंड, रेफरेंस, कंपोजिट, डेराइव्ड। तो कितने नाम हो गए नॉन प्रिमिटिव में? यूजर डिफाइंड है, रेफरेंस है, कंपोजिट है, डेराइव्ड है, और इसके एग्जांपल्स क्या आएंगे? फंक्शन आएगा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट आएगा, स्ट्रिंग आएगा, एरे आएगा। और अगर प्रिमिटिव में ही आपको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक, तो न्यूमेरिक में कौन कौन सा है? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग एंड फ्लोट एंड डबल, ये न्यूमेरिक आ गया। नॉन न्यूमेरिक में क्या आ गया? कैरेक्टर एंड बुलियन। बुलियन की 2 वैल्यूज होंगी। अरे यार क्या हो रहा है ये? नहीं चल रहा है, वो इधर का ही ऑफ हुआ है। क्या हुआ? हाँ तो आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव क्लियर हो गया? सर 2 डिफरेंस ही है। फिर इसमें डिफरेंस, अगर डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पर प्रिमिटिव फिक्स है साइज में, और कंपोजिट फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो भी नंबर ऑफ क्लासेस क्लास के अंदर जो आप बनाओगे वेरिएबल, उस पर उसका साइज फिक्स होता है। इसमें हमारा न्यू कीवर्ड यूज होता है कंपोजिट में, इसमें न्यू कीवर्ड यूज नहीं होता। जो भी आप वेरिएबल बनाते हो, आपको क्या करना होगा? कैरेक्टर के रूल्स पढ़ना है, इंटीजर के रूल्स पढ़ना है, ये आप कर लोगे खुद से। और अब इसमें /u00 तो हम काफी पढ़ते हैं। कैरेक्टर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? कुछ हमें ऐसा भी पढ़ना है जो अभी तक हमने थोड़ा सा बहुत इग्नोर किया है और नहीं स्टडी की है। तो
/u00 का तो हमने काफी पढ़ा है, लेकिन जो उसकी लार्जेस्ट वैल्यू होती है, हाईएस्ट वैल्यू होती है, वो क्या है? /u 4 टाइम f, ये उसकी हाईएस्ट वैल्यू है। तो अगर कैरेक्टर का हाईएस्ट वैल्यू पूछा जाता पता है होना तो चाहिए। आपको क्या लिखना पड़ेगा? क्या? /u 4 टाइम। हाँ, अस्तित्व क्या बोल रहे थे आप? सर वो /u क्या है फिर? ये हाईएस्ट वैल्यू है, मतलब 65536 है वो। नहीं /u, जो ब्रैकेट में ही है, ब्रैकेट में /u f। हाँ वो हाईएस्ट वैल्यू है कैरेक्टर का। ओके ओके। लोएस्ट वैल्यू /u000 हो गया ना, लोएस्ट वैल्यू मतलब डिफॉल्ट वैल्यू, और वो हम उसे हाईएस्ट वैल्यू बोल सकते हैं। अंडरस्टूड सर। और जब भी कैरेक्टर आएगा उसको, कैरेक्टर को हमें किसके अंदर इंक्लोज करना होता है? और स्ट्रिंग को और नंबर्स को वाह भैया, ट्रिपल कोट्स। नंबर्स नॉर्मल लिखेंगे, कैरेक्टर सिंगल कोट और स्ट्रिंग डबल कोट्स। अब यहाँ पर डेफिनेटली कल 4 मार्क्स में ये आपकी टेबल हेल्प करेगी। 4 मार्क्स, ये टेबल याद कर लिया, 4 मार्क्स क्लियर हो गए। रैपर क्लासेस में केवल आपको कैरेक्टर और इंटीजर याद रखना है, क्योंकि इसका डेटा टाइप कैर होगा, और जो कैरेक्टर है वो उसकी रैपर क्लास होगी, जो मल्टीपल टाइम मैंने बता दिया। और इसमें आपका साइज भी क्लियर है और डिफॉल्ट वैल्यूज भी, और रैपर क्लास का डेफिनेशन याद करना है। इसके बाद आ जाता है टोकन्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, और इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, किलशॉप फॉर्म याद रखोगे, उससे आपका टोकन्स याद हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म कौन बताएगा? एक एक करके। ठीक है, चलेगा। कीवर्ड का मतलब होता है प्री डिफाइंड वर्ड्स, जो सबको ही पता है, अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और लिटरल्स मतलब वैल्यूज। अगर मैं a इक्वल टू 10 लिखता हूं, a इक्वल टू 10, तो इसमें 10 क्या है? इज इक्वल टू क्या है? ऑपरेटर। और a क्या है? ऑपरेंड, या फिर हम वेरिएबल बोल सकते हैं। सेमीकोलन क्या है? नहीं। पंक्चुएटर। हाँ, उसके बाद आएगा स्ट्रिंग और कैरेक्टर लिटरल में डिफरेंस, जो कि आपको पता ही है। कैरेक्टर स्ट्रिंग में मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, डबल कोट्स में इंक्लोज होती है। कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर होता है और वो सिंगल कोट के अंदर इंक्लोज होती है। सेपरेटर, यहाँ पर देख लीजिए, सेपरेटर ऑल ब्रैकेट्स। शॉर्ट में सेपरेटर याद रखना है तो याद रखो ऑल ब्रैकेट्स और कॉमा। ऑल ब्रैकेट्स कॉमा इज सेपरेटर, एंड रिमेनिंग ऑल थिंग्स आर कॉल्ड पंक्चुएटर। रिमेनिंग में जो भी आएगा, रिमेनिंग मतलब ये नहीं सब कुछ ले लो, मतलब जो आपके सेपरेटर पंक्चुएटर में कंफ्यूजन होता है, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, सेमीकोलन हो गया, डॉट हो गया। फिर वेरिएबल का डेफिनेशन याद कर लेना, क्या मैं बताऊं अभी आपको। और रूल्स एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, कि रूल्स में आपको सबसे पहले तो कैरेक्टर याद रखना है, कि कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? लेटर्स, ऑल लेटर्स आ जाएंगे कैपिटल और स्मॉल में। नंबर्स आ जाएंगे, और सिंबल्स में क्या आएगा? केवल 2 सिंबल याद रखो। अब जैसे कल ही मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, एक मेरे पास क्वेश्चन आया था, वो मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, और मुझे बताना उसमें वैलिड कौन सा है, इनवैलिड कौन सा है। ठीक है, $2023 $2023 और 2023, यहाँ पर मैंने 3 आपके ये लिखे हुए हैं। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। इसमें इनवैलिड कौन सा है? किस नंबर का इनवैलिड है यहाँ पर? सर 2023 तो पहला वाला राइट? यस, तो पहला वाला इसमें इनवैलिड है। यस, फर्स्ट वन इनवैलिड है, और ये दोनों वैलिड हैं।
ये दोनों इनवैलिड जैसे लग रहे हैं सेकंड एंड थर्ड, लेकिन वो वैलिड है क्योंकि अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, डॉलर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, डॉलर अंडरस्कोर पॉसिबल है, नंबर से पॉसिबल है, लेकिन नंबर पॉसिबल है लेकिन नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। यहाँ स्टार्टिंग में 2 है इसलिए ये इनवैलिड है। सेकंड एंड थर्ड वैलिड आइडेंटिफायर हैं और ये जो फर्स्ट है वो इनवैलिड है। और फर्स्ट कैरेक्टर हम केवल नंबर्स नहीं दे सकते, नंबर नहीं दे सकते, केवल लेटर्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन हम यूज कर सकते हैं। बाकी का कॉमास, कीवर्ड और ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं है। मैंने कुछ करेक्ट वेरिएबल नेम दिए हैं, कुछ इनकरेक्ट दिए हैं। और आइडेंटिफायर में स्पेशली आपको क्या याद रखना है, आइडेंटिफायर के एग्जांपल्स में क्या क्या है, वेरिएबल आएगा, फंक्शन आएगा। आइडेंटिफायर के एग्जांपल्स में ये अपडेट क्यों नहीं हो रही है स्क्रीन? मेरा आवाज आ रहा है क्या? अभी आ गया। नहीं आ गया ना। वेरिएबल, फंक्शन एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफायर के 3 एग्जांपल्स हमजा। वेरिएबल, फंक्शन एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट, रूल्स भी क्लियर हो गए। वेरिएबल डिक्लेरेशन में 2 टाइप का डिक्लेरेशन होगा, स्टैटिक एंड डायनामिक, जो कि आपको पता है। स्टैटिक में फिक्स वैल्यू होती है, डायनामिक में वैल्यू डिपेंड करता है राइट हैंड साइड ऑपरेशन पर। अगर आपके पास फिक्स वैल्यू नहीं है किसी वेरिएबल में, समझ जाइए वो डायनामिक इनिशियलाइजेशन है, फिक्स वैल्यू है समझ जाइए वो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन है। और अगर फाइनल कीवर्ड लगा दिया इसका मतलब क्या है, वो कांस्टेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, फाइनल कीवर्ड क्लियर है? फाइनल कीवर्ड के बारे में यस सर। गुड। फिर एस्की कोड, जो कि आपको ये एस्की कोड याद करना है, 65 to 90, 97 to 122, 48 to 57 एंड स्पेस का 32। और इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बस इतना याद कर लो काफी है। यूनिवर्सल कोड याद करो। अभी मैं सब कुछ नहीं बताते चलूंगा, कुछ आपके लिए भी छोड़ना है, ये पूरा रिकैप करना है। हाँ फिर ये कॉमन स्ट्रक्चर है प्रोग्रामिंग का। यहाँ पब्लिक के बारे में आपको पता ही है, स्टैटिक के बारे में भी पता है, और वॉइड के बारे में भी पता है, और मेन फंक्शन के बारे में भी पता है। मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। वॉइड का मीनिंग है कि ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, डज नॉट रिक्वायर्ड रिटर्न वैल्यू। स्टैटिक का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर किसी मेथड से पहले स्टैटिक लगा देते हो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं होगा, डायरेक्टली वी कैन कॉल स्टैटिक फंक्शन, वी कैन कॉल डायरेक्टली विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। स्टैटिक फंक्शन में आपको ये याद रखना है। और अगर वेरिएबल से पहले स्टैटिक लगा देते हो तो उसमें क्या याद रखना है, वेरिएबल से पहले अगर आपने स्टैटिक लगाया है तो क्या याद रखना है। अगर मैंने ये लिखा सपोज, ये तो अभी जो हमने स्टैटिक लगाया है वो तो फंक्शन से पहले लगाया है, इसका मीनिंग हो गया क्या कि ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं किसी वेरिएबल में स्टैटिक लगा देता हूं, स्टैटिक इंट ए, तो इसका मीनिंग क्या होता है सर इट लास्ट में हमें उसके ऑपरेट बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ कोई। हाँ अस्तित्व, क्या बोल रहे थे आप, आपकी आवाज नहीं आई अच्छे से। नॉर्मल वेरिएबल्स के लिए हमें ऑब्जेक्ट से पास करना पड़ता है, बट स्टैटिकली लाइक इट्स नॉट नीडेड। नहीं, अगर आपने किसी वेरिएबल से पहले स्टैटिक लगाया है उसे बोलते हैं क्लास वेरिएबल। क्या बोलते हैं, क्लास वेरिएबल या फिर स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल तो स्टैटिक नाम है, स्टैटिक वेरिएबल तो याद आ जाएगा कि इट इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। किसी वेरिएबल से पहले स्टैटिक लगाया वो स्टैटिक वेरिएबल है, वो तो क्लियर है। लेकिन उसे क्लास वेरिएबल बोलते हैं वो क्लियर नहीं होता है नॉर्मली। ओके, अब इसी में मैं एक चीज और बता देता हूं कि अगर मैंने यहां पर एक इंट ए वेरिएबल बनाया
और एक वेरिएबल बनाया स्टैटिक। तो स्टैटिक तो मैंने बता ही दिया, स्टैटिक इंट बी। तो यहाँ पर जो बी वेरिएबल है ये तो हो गया आपका क्लास वेरिएबल। लेकिन व्हाट अबाउट इंट ए? इंट ए कौन सा वेरिएबल होगा? इंस्टेंस वेरिएबल। लोकल क्यों होगा, वो क्लास के अंदर है ना। यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल, ए इज अ इंस्टेंस वेरिएबल, इट इज अ क्लास वेरिएबल, और अगर किसी फंक्शन के अंदर बनाओगे तो इट इज अ लोकल वेरिएबल। किसी फंक्शन बॉडी के अंदर होगा वो लोकल वेरिएबल, और यहाँ पर होगा मतलब क्लास। देखो उसका पोजीशन देखो, ये क्लास के अंदर है, ए जो है क्लास के अंदर है, और एक्स बॉडी के अंदर है, मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर, और ये भी क्लास के अंदर ही है यहाँ पर स्टैटिक। इंस्टेंस वेरिएबल ही ग्लोबल वेरिएबल होता है, इसे आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। ओके अब इसमें एक और हिंट टाइप्स मैं बता देता हूं यहाँ पर। ये जो स्टैटिक वेरिएबल है इसका डिस्टिंक्ट कॉपी बनता है, मतलब सिंगल कॉपी होता है। स्टैटिक वेरिएबल का ओनली सिंगल कॉपी होगा। अगर आपको पूछा जाए कौन सा वेरिएबल होता है जिसका सिंगल कॉपी बनता है, तो स्टैटिक। सिंगल कॉपी के लिए स्टैटिक। ऑल ऑब्जेक्ट्स के लिए पर्टिकुलर डुप्लीकेट कॉपीज जो बनती हैं वो होता है स्टैटिक। ऑल ऑब्जेक्ट्स के लिए डुप्लीकेट कॉपी किसकी बनेंगी? नहीं, इंस्टेंस वेरिएबल, सॉरी, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल की ऑल कॉपीज बनती हैं, स्टैटिक वेरिएबल का सिंगल। स्टैटिक वेरिएबल का सिंगल और इंस्टेंस वेरिएबल का मल्टीपल कॉपीज फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। और एक्स इज अ लोकल वेरिएबल। एंड व्हाट अबाउट पैरामीटर वेरिएबल? इस क्वेश्चन में आपको कोई पैरामीटर वेरिएबल दिख रहा है क्या? दिख रहा है। ये जो ARGS है ये पैरामीटर वेरिएबल है, मतलब पैरामीटर एरे बोल सकते हैं। और यहीं पर अगर आप नॉर्मल वेरिएबल बनाओगे राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी वो वेरिएबल बनाओगे वो क्या होगा? पैरामीटर वेरिएबल होगा। पेज नंबर है ना, ये पेज नंबर 20 चल रहा है। नहीं तो स्टैटिक और इनके सब कुछ है, ये मैं बीच में से जैसे जैसे आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ नोट्स में मिलेगा। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि नोट्स में नहीं मिलेगा, आगे मिल जाएगा सर आपको। आगे है मैं बता दूंगा पेज नंबर, डोंट वरी। फिर आ जाता है यहाँ पर ये तो पेज नंबर 26। एक्चुअली इसके लिए मैं एक चीज और मैं डिजाइन कर रहा था बट फिर मैंने उसे स्किप कर दिया। मैं ये फाइल डिजाइन कर रहा था आप लोगों के लिए, इसमें मैंने आंसर भी लिखे थे। ये फाइल, इसमें सभी स्टार्टिंग में कुछ ऑल पॉइंट सेक्शन ए के लिए मैंने वैसे तैयार हो गया। ये मान सकते हो ये थ्योरी के लिए ये वाला फाइल, ओनली फॉर थ्योरी। हाँ हाँ ऑलराउंडर तो नहीं, ऑल थ्योरी बोल सकते हैं हम इसे। ये वही फाइल है जो अभी हम कर रहे थे, बट इसमें मैंने थोड़ा सा आंसर्स ऐड कर दिए हैं, जैसे ये, बस इतना डिफरेंस रहेगा। अच्छा ये मैं उसमें अभी सेव नहीं हुआ है। तो मैं कॉल करूँ सर? नहीं, क्या करोगे कॉल करके? एक रिसीव कर लेना। तो लेट है, बोला था 12 या 1 बजे है ना, बस वो देखने का। वो तो नहीं, उसको थ्योरी नहीं बात मत करो, कुछ पढ़ लो ना तब तक। सर कैरिस कौन सी कुछ इम्पोर्टेंट है? क्या किया भाई?
हाँ, यहाँ पर मैंने आंसर ऐड कर दिए हैं, ये देखो। अरे मैं भेजा नहीं है अभी मैंने, सेंड किया क्या? नहीं सेंड नहीं किया है, लेकिन ये इसी फाइल में से कवर कर सकते हो जो ये है, ये मैं बाद में सेंड कर दूंगा आपको, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। उसमें आंसर दे रहे हैं, आंसर दिखा दे रहे हैं। हाँ हाँ, तो मैं सेंड कर दूंगा अभी, लेकिन पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। देखना बनता है। हाँ, तो फर्स्ट का आंसर क्या है और क्यों आया? हाँ देखो आंसर, बेटा बेटा थोड़ा देख लो यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर जो ट्रिकी आंसर है, जो आपको टेंशन देगा, वो कौन सा है? बॉटम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1550 क्यों आया, एक बार लास्ट टाइम देख लेते हैं। बहुत बता दिया मैंने ये 1550 क्यों आया, बस अब ये लास्ट रिवीजन है। हाँ, ये लास्ट है। एक बात और, कि अगर a प्लस बी से पहले डबल कोट्स लगा हुआ है तो वहां पर क्या हो जाएगा? कॉनकैटिनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर वो ब्रैकेट में है तो प्लस हो जाएगा। पॉइंट नंबर 8 में कॉनकैटिनेशन हो रहा है, ये पता है क्यों हो रहा है। और 7 में तो होना ही है क्योंकि बीच में डबल कोट्स आ गया, तो इसमें तो लॉजिक ही नहीं है कोई भी 7 से रिलेटेड। और फिर 6 की अगर हम बात करें तो 6 में प्लस हो गया, 6 में डबल कोट्स है लेकिन फिर भी प्लस हो गया, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिक स्टार्टिंग में दे रखा है। अगर न्यूमेरिक स्टार्टिंग में है तो प्लस हो जाएगा, और डबल कोड स्टार्टिंग में है तो कॉन्कैटिनेट होगा। Concatenate हो जाएगा। ये लॉजिक याद रखिए, ये बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है इस टाइप से। फिर आपका स्लैश एन, अगर फर्स्ट लाइन में एल एन नहीं है और दूसरा लाइन है तो एक ही लाइन में आएगा। ये देखो एल एन का मीनिंग, लास्ट टाइम एक बार और, एल एन का वर्किंग। अगर फर्स्ट लाइन में एल एन नहीं है, सेकंड में एल एन है, एक ही लाइन में आएगा। दोनों में फर्स्ट लाइन में एल एन है तभी उसकी नेक्स्ट वाली लाइन नेक्स्ट लाइन में सबमिट होगा। हाँ, ये एल एन का, अरे हमजा, एल एन का कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर क्या है, एल एन आया फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट लाइन में आपका एल एन है, ठीक है। फर्स्ट लाइन में एल एन नहीं है, सेकंड लाइन में एल एन है, तो अगर फर्स्ट लाइन में एल एन होना चाहिए, अगर फर्स्ट लाइन में एल एन है तभी वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। जो एल एन होता है वो नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, ठीक है। तो अगर अब जैसे अगर ए का आप समझोगे तो यहाँ एल एन नहीं है, इसलिए जावा नेक्स्ट लाइन में नहीं गया। जावा के बाद अगर आप कुछ लिखोगे तो वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। तो अगर हम ए पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो ये एक ही लाइन में इसलिए आ रहा है क्योंकि फर्स्ट लाइन में एल एन नहीं है। बी वाले पॉइंट में सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन में एल एन है, इसलिए जावा नेक्स्ट लाइन में मूव हो गया। जावा नेक्स्ट लाइन में क्यों मूव हुआ बी वाले पार्ट में? क्योंकि फर्स्ट लाइन में एल एन है, और सी वाले पार्ट में एल एन ही नहीं है, तो इसका तो टेंशन ही नहीं है। और दोनों में एल एन है डी वाले पार्ट में, तो इसका भी। सर अब कल के लिए अगर एक मार्क्स सिक्योर करना है तो ये याद कर लो अच्छे से। हाँ अस्तित्व बोलो। तो एलएन में जब जो भी हम लिखते हैं वो पहले आता है, उसके बाद लाइन लाइन लिख होती है। नहीं, हाँ हाँ राइट राइट, अगर एल एन वाली लाइन है तो उसमें हम पहले वो लिखेंगे, उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में कर्सर जाता है। ओके, थैंक यू है ना? सर। अब एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर 1 मार्क अगर कल के लिए सेव करना है तो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को याद कर लो अच्छे से, ये कंफर्म है 90% आना। और अगर नहीं आया तो समझो 10% में। हाँ बताओ, स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन, स्लैश ए स्लैश डबल कोट स्लैश सिंगल कोट डबल स्लैश। गुड। सर कैरेज रिटर्न और ये इम्पोर्टेंट नहीं है कंप्लीट। हाँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखो। स्लैश बी बैक स्पेस के लिए, स्लैश 0 नल के लिए, स्लैश आर कैरेज रिटर्न, स्लैश एफ फॉर्म फीड। व्हाइट स्पेसेस कौन से होते हैं वो याद कीजिए। क्या क्या है व्हाइट स्पेसेस में, कौन कौन आएगा व्हाइट स्पेसेस में? स्पेस आएगा वो तो क्लियर है, टैब आएगा, न्यू लाइन आएगा,
और इंडेंटेशन रूल। कोई भी इंडेंटेशन रूल का मतलब होता है कि इफ के अंदर जो आप लिख रहे हो वो इफ के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, या इंडेंटेशन को जाने देते हैं केवल टैब स्पेस न्यू लाइन, याद रखिए। जावा डज नॉट एनफोर्स एनी इंडेंटेशन रूल। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंडेंटेशन रूल? क्योंकि पाइथन में क्या होता है, इफ के अंदर अगर आप कुछ लिखोगे तो उसके अंदर जाना चाहिए, स्पेस के थ्रू जाना चाहिए। इंडेंटेशन का मीनिंग एक बार रिपीट कर देता हूं मैं कि इंडेंटेशन का मीनिंग क्या है यहां पर। जैसे आपने कोई भी इफ लिखा, अगर यहां आप इफ लिखते हो एंड कोई भी कंडीशन देते हो, तो आप जो एसओपी लिखोगे वो थोड़ा सा इफ के अंदर जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। बट जावा में ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपने नहीं भी लिखा, अगर आपने एसओपी यहां लिखा, तो भी वो इफ के अंदर कंसीडर किया जाएगा। अगर आप इंडेंटेशन को फॉलो नहीं करते जावा में, तब भी कोड चल जाता है। अगर बस हमें नहीं समझ में आएगा कि ये कहाँ क्या हो रहा है, इसलिए इंडेंटेशन को फॉलो करना है। बट वो एनफोर्स नहीं करता है, मतलब जबरदस्ती नहीं है। पाइथन में जबरदस्ती है कि वहां पर तो इंडेंटेशन आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोड रन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आप कैसा भी कोड करो चल जाता है, इसलिए वहां पर इंडेंटेशन का बोला गया है। बट ये एग्जाम में नहीं आएगा इंडेंटेशन से रिलेटेड, ये एक्स्ट्रा के लिए था। तो इंडेंटेशन नहीं भी समझ में आया है तो जाने दो, केवल आप समझो टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन भी जो पॉइंट है वो भी कल के लिए 2 मार्क्स आपका सेव कर सकता है। टाइप कन्वर्जन से भी आपका क्या होगा, कल के लिए 2 मार्क्स आपके सेव हो जाएंगे। लेकिन अब टाइप कन्वर्जन में नया पॉइंट में क्या ऐड कर रहा हूं, नया पॉइंट ये है कि आपको ये तो पता है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, लेकिन साथ में याद करो क्या, टाइप कोऑर्डिनेशन। कल आप स्पेलिंग देख रहे थे कि क्या है। तो यहाँ पर आपको अब स्पेलिंग भी पता चल गया, टाइप कोऑर्डिनेशन। एंड इसमें एक चीज और आ जाती है, नैरो कन्वर्जन। नैरो कन्वर्जन किसके अंडर में आएगा, एक्सप्लिसिट। और ब्रॉड कन्वर्जन, नैरो है तो ब्रॉड भी रख दो यहाँ पर, वैसे मैंने दिया नहीं है। लेकिन नैरो कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, किसी भी नाम से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं एक्सप्लिसिट ही आएगा, वो टाइप कास्टिंग भी बोल सकते हैं, नैरो कन्वर्जन भी बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन में नैरो कन्वर्जन था। तो ये मैंने काफी अच्छे से क्लियर कर दिया था कि अगर केवल बॉक्स वाला फंडा याद रखो, छोटे बॉक्स के अंदर अगर आप बड़ा बॉक्स शिफ्ट करोगे तो ये कौन सा कन्वर्जन है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। मतलब आपको ह्यूमन एफर्ट, एक्सप्लिसिट। बड़े बॉक्स को छोटे बॉक्स में इम्प्लिसिट कैसे होगा, ऑटोमेटिक कैसे होगा, बड़ा बॉक्स छोटे बॉक्स में कैसे जाएगा, मतलब डबल इंट में कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा, आपको करना पड़ेगा। तो ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है। बड़े बॉक्स को छोटे बॉक्स में डालोगे तो वो क्या होगा, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होगा। लेकिन अगर इसी को उल्टा कर, मतलब ये हो गया आपका क्या, एक्सप्लिसिट का कन्वर्जन का एग्जांपल हो गया ये एक्सप्लिसिट। और इसमें लिखा भी है सोर्स टाइप इज ग्रेटर देन डेस्टिनेशन टाइप। इसमें क्या होगा, सोर्स टाइप ग्रेटर होगा डेस्टिनेशन टाइप से। स्मॉल टू बिग इम्प्लिसिट, राइट। स्मॉल टू बिग ये लिखा है ना, देखो डेस्टिनेशन टाइप इज लार्जर देन सोर्स टाइप। अब अगर आप छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में शिफ्ट करोगे, ये कौन सा कन्वर्जन हो जाएगा, इम्प्लिसिट। अच्छा चेंज नहीं हुआ अभी। हाँ, स्मॉल बॉक्स को अगर बिग बॉक्स में ऐड करोगे तो वो क्या होगा, तो इतने टाइम में ये रिफ्लेक्ट होता है क्या, फिर डिपेंड ऑन द नेट। तो आई थिंक इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट क्लियर हो गया। अब यहां पर केवल ये कन्वर्जन है, गया। लेकिन अगर कोई मेथड है, जैसे मैंने कल मेथड बताया था आप लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी मेथड यूज करते हो, यहाँ पर एक तो मैंने ये वाला मेथड बताया और एक इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी वाला है। एक्सप्लिसिट के लिए स्मॉल टू बिग आ गया।
एक्सप्लिसिट के लिए स्मॉल टू बिग आएगा to small आपका ना? इम्प्लिसिट में। इम्प्लिसिट, हाँ वही तो मैंने बोला, स्मॉल टू बिग इम्प्लिसिट, बिग टू स्मॉल एक्सप्लिसिट। अभी जो मैं लिख रहा हूं उसका बताना है आपको, ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है। रुके लिखने देना सॉल्व करो। सर एक्सप्लिसिट है ना? अगर कोई भी मेथड यूज होता है, ऐसा नहीं कि केवल यही होगा तभी आपको एक्सप्लिसिट बोलना है। अगर कोई भी मेथड आप यूज करते हो, इंटीजर डॉट पार्स इंट, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, वो सब किस में चला जाएगा, एक्सप्लिसिट में। अपने आप जब होगा, जब आप कुछ भी यूज नहीं करोगे, वही इम्प्लिसिट में आएगा, ऑटोमेटिक कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन था। अगर आप इंटीजर का कैलकुलेशन करोगे, अगर आपको आंसर निकालना है एसओपी, अगर आपको एसओपी में 1/2 कर दिया तो क्या आंसर आएगा इसका? 1/2 इसका क्या आंसर आएगा इसका बताओ? इसका आंसर आएगा 0 ओनली। इंटीजर मेक्स इंटीजर। हाँ यस, इंटीजर मेक्स इंटीजर। अब स्पेसिमेन पेपर में ये वाला क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। मैथ डॉट पाओ, बस देख सकते कि बोर्ड ने कैसे सेट मैथ डॉट पाओ 625 कॉमा 1/2। अब मैं इसके अलग अलग वेरिएशंस बना रहा हूँ। एक मैंने ये बनाया, एक मैंने बनाया मैथ डॉट सर आप ये पाओ क्वेश्चन लिख रहे 625 कॉमा 1.0 डिवाइड बाई 2, और एक हमने बनाया 0 to 1 मैथ डॉट पाओ 625 कॉमा 0.5। इन सबके रिजल्ट्स बताइए 1/1। सर ये फर्स्ट है, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट का 1 आएगा, सेकंड का सर 1 नहीं रुको 1.0 सही बोल रहा है तू जल्दी बताओ क्या होगा। भाई आप भी बता सकते हो, जो भी ज्वाइंट है। सर फर्स्ट का 1 कैसे हुआ? हाँ वो मैं समझाऊंगा कि फर्स्ट का 1 क्यों हुआ। हाँ बोलो। नहीं 0.5 सर हाँ 0.5 इंटीजर है सर, हाँ बोलो बोलो। इंटीजर एंड डेसिमल हो सकता है क्या साथ में, थर्ड एग्जांपल में? हाँ हो सकता है, थर्ड एग्जांपल उसका में आउटपुट आएगा इंटीजर और डेसिमल हो सकता है। तो थर्ड का आंसर भी तो 1 ही होगा ना? 1 नहीं होगा, थर्ड वाले का आंसर 1 नहीं होगा, सेकंड वाले का 1 नहीं होगा, तो क्या होगा? और फर्स्ट का 1 क्यों हुआ वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। यहाँ पर 1/2 है, यहाँ 1/2 है, दोनों इंटीजर है, 1 भी आपका इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पर पावर हो जाएगा 625 पावर 0, और एनी नंबर पावर 0 क्या होता है? 0 जी, वाह बेटा हमजा। अच्छा 1 होता है। हाँ,
कोई भी पावर आपका 0 है किसी भी नंबर का, जैसे x का पावर 0 आया तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 1। तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1 का मीनिंग समझ में आ गया। अब क्या है यहाँ पर 1.0 डिवाइड बाई 2, तो इसमें हम लेंगे 1.0। 1.0 हो गया फ्लोट मीन्स डबल, और 2 हो गया इंटीजर। इंटीजर एंड डबल का रिजल्ट क्या आएगा? इंटीजर डबल में बड़ा कौन है? डबल ना? डबल, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? डबल। इसका मतलब इसमें आंसर हम क्या रखेंगे? 0.5। तो 625 का 0.5 रखोगे तो रिजल्ट क्या होगा? 25.0। 25.0 आएगा इसका आंसर सेकंड वाले का। थर्ड वाले का भी 25.0 क्योंकि डबल है। 25.0। थर्ड वाला 625 पॉइंट कॉमा 0.5 है ना यहाँ पर, तो 25 आएगा। काफी लेट अपडेट हो रहा है इधर। सर इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सर हाँ हाँ अस्तित्व बोलो। फर्स्ट वाले में हाफ था तो हाफ लाइक 0.5 होता है, बट फिर इंट के लिए हम लोग उसे 0 रखेंगे, राइट? यस, इंटीजर इंटीजर ये रूल है एक्चुअली। इंटीजर इंटीजर क्या बनाएगा? इंट बनाएगा हमेशा। इंटीजर इंटीजर का कैलकुलेशन इंट होगा। इंट और इंट के साथ जब कैलकुलेट करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो इंट आएगा, ये याद रखना है। और इंटीजर डबल का कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा? डबल आएगा। डबल और स्ट्रिंग और डबल या Precedence स्ट्रिंग के विद हिसाब से न्यूमेरिक कुछ भी प्लस करोगे तो क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगा। ओनली प्लस हो सकता है स्ट्रिंग के साथ, मल्टीप्लाई डिवाइड और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, केवल कॉन्कैटिनेट हो जाएगा अगर स्ट्रिंग के साथ कोई भी चीज आप मर्ज कर रहे हो तो। लेकिन अब यहाँ शॉकिंग पॉइंट ये है कि कैरेक्टर और कैरेक्टर का कैलकुलेशन का रिजल्ट क्या आएगा? अगर कैरेक्टर प्लस कैरेक्टर करते हो तो क्या रिजल्ट? बस ये याद रखना है, क्योंकि कैरेक्टर कैरेक्टर का कैलकुलेशन कैरेक्टर नहीं आएगा। जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए को प्लस करोगे तो उसका एक नंबर रिजल्ट आएगा, कैरेक्टर नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर प्लस कैरेक्टर, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? 65/27 हाँ, है ना? क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ सेम 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 रिजल्ट आता है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट ऑमिट हो जाता है एक्चुअली। यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर कैरेक्टर कैरेक्टर का रिजल्ट कैरेक्टर नहीं आएगा। ये 65 होगा और ये 97 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 162। सर तो एक रूल आप नोट डाउन कर लीजिए जो नोट्स में नहीं है पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या करना है। ये रूल नोट डाउन करो सभी, आप सब भी करो। क्या सर? हाँ रुको, अस्तित्व इंट ओके सर। और इंट का जो कैलकुलेशन करोगे तो रिजल्ट किसमें आएगा? हमजा लिखो, इंट डबल का करोगे तो डबल, और कैर कैर का करोगे एस की वैल्यू मींस वही वैल्यू, और कैर और स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग ही आएगा, मतलब कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। स्ट्रिंग विद न्यूमेरिक, न्यूमेरिक में ऑल पॉइंट्स आ जाएंगे तो स्ट्रिंग, और डबल का करोगे तो डबल और फ्लोट डबल का, डबल एंड फ्लोट। डबल। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? जो बड़ा है उसका रिजल्ट आता है।
डबल। ओके, लिखो जल्दी से। हाँ भाई। अरे नहीं लिखा आपने, लिखा ये कभी लिखोगे? सर बोलो बोलो। सर पूछो। हाँ पूछो पूछो। हाँ मैं पूछ रहा था कि अगर कैरेक्टर प्लस कैरेक्टर अगर वो सिंगल लिटरल में तो एस का आएगा ना, अगर ए प्लस बी विदाउट लिटरल है तो ए भी आएगा नहीं? एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है। ओके सर। आप बताओ कौन सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से देखते हैं। हाँ ए प्लस बी बट दे आर नॉट इन ए लिटरल प्लस ए बी। प्लस बी, ये सिंगल कोड लिटल ना, नहीं ये सिंगल बोल रहे कोड हो ना नहीं आप? है। अच्छा, ये सिंगल कोड में नहीं है, ओनली ए प्लस हाँ बी लिख सिंगल रहे हो। तो ये कोड ऐसे वेरिएबल, हो जाएगा। तो ये वेरिएबल होगा ना फिर, अगर सिंगल कोड में नहीं है तो वेरिएबल होना चाहिए। ओनली ए प्लस बी नहीं लिख सकते हो विदाउट स्पेसिफाइंग, आपको एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा। मतलब आप ये बोल रहे हो एसओपी ओके सर। ए प्लस बी, वो क्या बोलेगा? अनडिफाइंड वेरिएबल। जब तक आप सिंगल कोड में नहीं स्पेसिफाई करोगे, अगर आप ये लिखते हो एसओपी ए प्लस बी तो अनडिफाइंड वेरिएबल बताएगा, एरर आएगा। मतलब ओके सर। आपको ये बताना पड़ेगा ए क्या है, इंट ए इंट बी, ये बताना पड़ेगा। और अगर या तो उसे डिक्लेयर कर देंगे, और डिक्लेयर कर देंगे तो पता चल ही जाएगा वो है क्या। फिर ऐसी कोड्स फिर आ जाएगा आपका ऑपरेटर। सर एक और क्वेश्चन था हाँ, पेज पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 निकालो। इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, पेज नंबर 29 निकालो। अगेन जो पेज नंबर 29 पर दिया है वो क्या है? व्हाट इज ऑपरेटर, ऑपरेंड एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, ये अभी हमने कर ही लिया था। आपको बस ये याद रखना है किस नाम के अंडर में कौन सा ऑपरेटर आता है, इतना याद रखना पड़ेगा, किसके अंदर कौन सा ऑपरेटर आता है। क्योंकि पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है, रिलेशन ऑपरेटर, मतलब ऑपरेटर दे दिया वो किस कैटेगरी में है, लॉजिकल का भी वो पूछ लेते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, टर्नरी, कंडीशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो कौन किस कैटेगरी में आता है वो आपको बस याद रखना है। फिर यहाँ पर ये कैलकुलेशन, मैं जल्दी जल्दी रिजल्ट लिख देता हूँ, उसे कॉपी कर लो। यूनरी में 4 ऑपरेटर्स होते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स में आपका प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस प्लस और माइनस माइनस, और एक ये भी आता है, ये भी यूनरी में आएगा। 5 ऑपरेटर कम्स अंडर यूनरी, लेकिन प्लस और माइनस डबल रोल प्ले करता है, प्लस और माइनस बाइनरी में भी आता है। अगर आप केवल साइन बता रहे हो प्लस और माइनस से तो वो यूनरी है, अगर आप दो वैल्यूज को प्लस कर रहे हो तो वो बाइनरी है। तो यूनरी बाइनरी का टेंशन खत्म।
तो यहाँ पर ये आंसर्स नोट डाउन कर लीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? 5 ओनली 5 बिकॉज बोथ आर इंटीजर। इसका आंसर 5.5। 5.0 5.0 क्यों? सॉरी हाँ और इसका आंसर क्या आएगा सेकंड थर्ड का? सर 1 1 इसका 1 आएगा। और इसका आंसर 0 प्राइम 0 0। और इसका आंसर सर इसका 4 mod 10 is 4 इसका 4 आएगा। और इसका आंसर सर उसका जो भी जब वैल्यू सही कर रहे हैं ना वही आंसर आएगा कभी भी 10 से 0 4 आएगा में डिवाइड सर। नहीं जाएगा। देखो जब आप डिवाइड करोगे 4 में तो डिवाइड जा रहा है क्या? दैट्स व्हाई 4 आएगा। सर 4 और by 10 is 4 ये तो रिमाइंडर आएगा, लेकिन अगर आप ये डिवाइड करोगे तो 0.4 वी कंसीडर एज 0 0। एंड इसका आंसर सर आज की वैल्यू 65 plus 10 75 75। 98 plus 66 कभी इसका क्या आएगा? 98 प्लस 66 becomes 136 सर 164 अच्छा 164। अबे क्यों मैथ में आ रही 574 है हाँ इसका आंसर 98 plus 66 है सब 110 होएगा लाइक 110 ना क्या हुआ रॉन्ग हो गया नहीं। अब ये बताओ, चलो इसका आंसर बताओ। आई का आंसर, सर किसका आई वाला 49 plus 59 49 plus 10 हाँ 49 प्लस 10 मतलब 59। अरे भाई 49 हाँ, अब जे का आंसर क्या होगा? नहीं यहाँ पहले स्ट्रिंग आ गया तो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा यहाँ पर ए बी 10। ए बी 10 आएगा इसका आंसर। अब फाइनली लास्ट इसमें कैलकुलेशन हो जाएगी तो 108 और उसके बाद एक कॉन्कैटिनेट हो जाएगा 108 ए। 10 और ए का वाइज की वैल्यू ये आंसर्स है, नोट डाउन कर लो। हो गया कल इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ डीलिंग मिल सकती है आपको, कंफर्म है। और इस टाइप से थिंकिंग के बेसिस पर करोगे तो आंसर सही भी आ जाएगा। मैं रिमूव कर दूं? लिख लिया? ये लिखना नहीं है? सर उसकी बुक तो है नहीं वो लिखिएगा तो ये बात भी सही है बट मैं तू बात को सीईओ लिख के दिया ये यू का प्लस एक सर अगर डबल प्लस स्ट्रिंग है तो भी स्ट्रिंग ही होएगा राइट? हाँ, डबल और स्ट्रिंग अगर होता है तो क्या होगा? स्ट्रिंग ही आएगा। स्ट्रिंग है ना हाँ, ये होमवर्क ग्रुप पर सभी है ना? कोई ऐसा है जो होमवर्क ग्रुप पर नहीं है? ऋषि को ऑनलाइन कर ऑनलाइन में केवल ईशान है, अस्तित्व दिमही, फातिमा, कार्तिक,
ऋषि, रोहित, सार्थक, आर्यन, ओसवाल। वाह। सर बोला था कनेक्टेड है भाई। वो तो आने वाली है, करने वाली है। हो ही गया। कितना 50 आएगा उसको? कैसे बढ़िया? अरे हमारे जैसा ही लेंगे। हाँ, अब आते हैं ये वाले रिजल्ट पर। इसका आंसर क्या आएगा? गया। पेज नंबर है आपका क्या? 30, पेज नंबर 30। 23। सर कौन सा क्वेश्चन का पूछा आपने? ये वाला जिस पे मैंने एरो बनाया है। बताओ, जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा? 15 पॉइंट नहीं। इसका आंसर होगा 15.0। 15.0 और इसका आंसर होगा 15.5 और इसका आंसर होगा ओनली 15। हाँ, क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा ना। और इसका आंसर होगा 110। डी का क्या होता है? 110 क्यों होगा भाई? डी का क्या होगा? स्मॉल ए का होता है 97, 98, 99, 100। ए बी सी डी मतलब 110। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। सर बोलो बोलो। 11.0.2 और 11.2 में डिफरेंस है। यस, 11.0 एंड 11 में डिफरेंस है, क्योंकि 11 इंटीजर है, 11.0 डबल है। डबल है। कभी भी इस टाइप से असाइन नहीं करना है। a इक्वल टू 10 आप लिख सकते हो, 10 इक्वल टू a नहीं लिख सकते हो। कभी भी इस टाइप से असाइनमेंट नहीं करना है। बहुत बड़ी अपलोड ज्यादा है, डाउनलोड कम है। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट। नॉट उल्टा कर देगा, और नॉट में एक चीज और याद रखना है, ये लॉजिकल यूनरी ऑपरेटर है। नॉट क्या है? लॉजिकल यूनरी ऑपरेटर। अगर आपको पूछा जाएगा लॉजिकल यूनरी ऑपरेटर का एग्जांपल, ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। लॉजिकल यूनरी ऑपरेटर वो कौन है? नॉट। और हमारे पास 3 ऑपरेटर्स हैं लॉजिकल में, एंड और नॉट। एंड और नॉट मीनिंग तो पता ही है, अभी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। और में कोई भी एक ट्रू होगा, आपका ट्रू आ जाएगा, नॉट उल्टा कर देगा केवल। फिर एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक स्टेटमेंट। अगर आप लिखते हो आर्यन, इधर देखो, अर्थमेटिक स्टेटमेंट कंप्लीट स्टेटमेंट होगा। C इक्वल टू A प्लस बी कंप्लीट स्टेटमेंट आ जाएगा अर्थमेटिक स्टेटमेंट में। ओनली राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में आएगा। प्योर एक्सप्रेशन, प्योर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब है इंटीजर 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 का कैलकुलेशन करोगे वो प्योर में आएगा, इंटीजर डबल का करोगे वो इम्प्योर हो जाएगा। मतलब दो चीजों को मिक्स करोगे तो इम्प्योर हो जाएगा, और सेम सेम रखोगे वो प्योर होगा। क्लियर है? ये याद रहेगा। सेम 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 मतलब प्योर, और डिफरेंट मतलब इम्प्योर। इसको वो जो मैंने मिल्क का एग्जांपल दिया था, मिल्क एंड वाटर, मतलब वो इम्प्योर मिल्क हो गया। ओनली मिल्क अगर आपके घर में आया तो वो प्योर।
तो मिल्क विद वाटर मतलब मिल्क हो गया आपका इंट, वाटर हो गया फ्लोट या डबल या कैर या स्ट्रिंग। तो अलग 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 आप डेटा टाइप यूज करोगे तो इम्प्योर है, सेम डेटा टाइप यूज करोगे तो प्योर है। फिर ये कैलकुलेशन आपका अनलिमिटेड टाइप, इस कैलकुलेशन का एक मैं क्विक रिव्यू टाइप दे देता हूं जो आपको याद रखना है। मैं किसी को सॉल्व करके नहीं बताऊंगा कि इसका ये आंसर आएगा, इसका ये आएगा। अब एक क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखना होता है, बस वो समझ लीजिए ओनली। क्लास कितने बजे तक? 4। ज्यादा बच्चे क्यों नहीं आए? ऑलरेडी सब हैं ऑनलाइन में, हैं सब। ऑनलाइन में वो बाद में आएगा, ऑफलाइन आएगा वो। जब आप एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे तो क्या याद रखना है, एक जो जब मैं एक्सप्रेशन सॉल्व करता हूं तो मैं क्या याद रखता हूं, बस वो चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अदरवाइज प्रैक्टिस तो अनलिमिटेड है इसकी, प्रैक्टिस आप मेरे वीडियोस के थ्रू कर सकते हो। तो याद ये रखना है, सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये कंफर्म है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद उसकी प्रायोरिटी आती है प्लस प्लस माइनस माइनस का, एंड देन डिवाइड मल्टीप्लाई और मॉडुलस की प्रायोरिटी सेम होती है। सेम का मतलब क्या हो गया, आपको कहाँ जाना है, लेफ्ट टू राइट, आपको यूज करना है लेफ्ट टू राइट। और फिर है प्लस और माइनस, बस इतना याद रखिए। और इधर भी आप लेफ्ट टू राइट जा सकते हो। जब भी टू ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सेम है तो लेफ्ट टू राइट जाना है। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे, इसका एक एग्जांपल ये है कि अगर a प्लस बी डिवाइड बाई सी इंटू डी, तो इसे मैथ्स का बच्चा और कंप्यूटर का बच्चा सही कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मैथ्स में भी प्रायोरिटी क्या है, पहले डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। और लेफ्ट टू राइट भी जाओगे तब भी आपका सेम होगा, और जो रिजल्ट आएगा x उसे हम प्लस कर देंगे किसमें, a में, वो बाद में प्लस होगा। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपका ये वाला बॉक्स सॉल्व होगा, उसके बाद ये होगा और उसके बाद प्लस हो जाएगा। तो ये तो दोनों ही बच्चे सॉल्व सही करेंगे, जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं वो भी और मैथ्स पढ़ रहे हैं वो भी। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप लिखते हो a प्लस बी इंटू सी डिवाइड बाई डी। अब मैथ्स के बच्चे क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद प्लस करेंगे, यहीं पर गलत हो जाएगा। कंप्यूटर स्टूडेंट क्या करेगा, पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर डिवाइड करेगा। उसके बाद डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा, इससे पहले मैंने डिवाइड पहले सॉल्व किया था। यहाँ गलतफहमी क्या हो जाती है कि मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होता है, ऐसा नहीं होता, लेफ्ट टू राइट जाना है। मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉडुलस में लेफ्ट टू राइट जाना है। अभी यहीं पर अगर मैं मॉडुलस कर देता हूं यहाँ पर, तो पहले मल्टीप्लाई होगा फिर डिवाइड होगा तो फिर मॉडुलस मॉडुलस हो पहले आएगा। जाएगा। मॉडुलस क्या, तो मॉडुलस और डिवाइड में पहले मॉडुलस नहीं आएगा। नहीं, मॉडुलस जहां आएगा लेफ्ट राइट में उस टाइप से रहेगा। मैं यहाँ एग्जांपल्स के साथ समझा देता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं तो उसमें क्या क्या और पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे x प्लस ए मॉड 2 मल्टीप्लाई सी डिवाइड बाई डी। तो पहले यहाँ पर मॉडुलस होगा, आ रहा है धीरे धीरे आ रहा है। पहले मॉडुलस होगा फिर मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद डिवाइड होगा। देखो, पहले मॉड्यूलस फिर मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड। और उसके बाद होल प्लस। लेकिन अगर b प्लस सी इंटू डी मॉडुलस 2 एंड डिवाइड बाय सी प्लस डी, तो इसमें मल्टीप्लाई पहले होगा फिर मॉडुलस होगा और फिर डिवाइड होगा, उसके बाद आप प्लस कर सकते हो और इधर प्लस। नहीं, मल्टीप्लाई होगा ना पहले, मॉडुलस को पहले क्यों रख रहे हो। मॉडल अभी मैंने क्या बताया, मॉडुलस मल्टीप्लाई डिवाइड सेम प्रायोरिटी, लेफ्ट टू राइट जाओ ना। नहीं, सी इंटू डी, अच्छा सब वो इक्वेशन डिपेंड करेगा राइट कि कैसे चलना है। हाँ, अभी जैसे पहले वाले में तो a मॉड 2 होगा फिर मल्टीप्लाई होगा फिर डिवाइड होगा, राइट, पहले वाले में। दूसरे वाले में पहले मल्टीप्लाई होगा फिर मॉडुलस होगा फिर डिवाइड होगा फिर प्लस होगा। अच्छा, वो फर्स्ट का बोल रहे थे, मैं सेकंड का समझ पाया।
तो ये तो हो गया कॉमन जो आपको याद रखना है। यहाँ पर ये प्रेसिडेंस दे रखा है, आपको इसे एज अ थ्योरी याद करना है, क्योंकि प्रेसिडेंस वो पूछ सकते हैं। लॉजिकल कहाँ आता है? असाइनमेंट हमेशा लास्ट में आएगा, असाइनमेंट हमेशा लास्ट में आएगा। असाइनमेंट के ऊपर जाओगे तो आपको टर्नरी मिल जाएगा और लॉजिकल ऑपरेटर्स मिल जाएंगे, बिट वाइज तो आएगा ही नहीं। और फिर आपका डबल इक्वल टू नॉट इक्वल टू कहाँ आएगा, और इससे ऊपर तो मैंने अभी अभी बताया ही था, मतलब जितना मैंने अभी बताया था उसके बाद डबल इक्वल टू नॉट इक्वल टू, उसके बाद आपका लॉजिकल ऑपरेटर और फिर ये वाले ऑपरेटर्स। बट ये एक्सप्रेशंस में नहीं आएंगे, थियोरेटिकली पूछ सकते हैं, बस थियोरेटिकली आपको याद रखना है। अब इसमें ये जो जावा एक्सप्रेशंस हैं, पेज नंबर 34, पेज नंबर 34। जावा एक्सप्रेशन में ज्यादातर आप सब सही कर लेते हो, केवल ये पैरेलल लाइंस का आप कंफ्यूज कर देते हो। जैसे पैरेलल लाइंस में कोई डेटा है तो उसे हम किस टाइप से लिखेंगे? पैरेलल लाइंस में अगर डेटा है तो उसे किस टाइप से लिखा जाएगा? वरेंट हाफार हो गया हमें। सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? हाँ, क्या 11 बजे शुरू हुआ था। क्या कर सकते हैं? सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? क्वेश्चन आपकी आवाज कट रही है। हाँ हाँ सर मैं क्या होता सर आपको सर ये तो सर मैं